हेलो एवरीवन, आई एम कुसुम एंड वेलकम बैक टू फैकल्टी चैनल। आज का हमारा वीडियो है अबाउट इंटेलिजेंस और इसमें हम पढ़ेंगे अबाउट थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, जो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने थ्योरीज दी हैं इंटेलिजेंस के ऊपर। ये टॉपिक हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड का है, जो उत्तराखंड एलटी में एक उत्तराखंड एलटी के सिलेबस में है, जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। टॉपिक्स जो मैं इसमें डिस्कस करूंगी वो होगा आपका, जस्ट लेट मी टेक द पेन, ओके। वो होगा आपका व्हाट इज़ इंटेलिजेंस, एक ब्रीफ हिस्ट्री, थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ेंगे अबाउट इंटेलिजेंस, कैसे आया, क्यों आया, थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, अदर टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस मीन्स जो इन थ्योरीज में नहीं है उसके अलावा कौन कौन से टाइप्स हैं इंटेलिजेंस के, और टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट्स। अब इन सब में मैं आपको ये तो डिटेल में बताऊंगी। इसके अलावा ये जो टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस है, इसके मैंने सिर्फ नेम्स लिखे हैं स्लाइड में। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर वीडियो लाऊं और इसको और डिस्क्राइब करूं, डिटेल में बताऊं इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में, तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी ब्रिंगिंग दैट वीडियो सून देन। ओके देन लेट्स स्टार्ट। सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस। जो कॉन्सेप्ट है इंटेलिजेंस का, वो वाइडली डिबेटेड टॉपिक है अमंग मेंबर्स ऑफ द साइकोलॉजी कम्युनिटी फॉर डिकेड्स। बहुत सालों से ये एक बहुत ही डिबेटेड टॉपिक रहा है कि कॉन्सेप्ट क्या है इंटेलिजेंस का। आप कैसे प्रूव कर सकते हो कि कोई बंदा इंटेलिजेंट है या कोई बंदा इंटेलिजेंट नहीं है। तो इंटेलिजेंस को अगर हम देखें तो बहुत सारे टाइप से डिफाइन किया गया है, जैसे हायर लेवल एबिलिटीज़ कितनी है, जैसे कि सच एज एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग हो गया, मेंटल रिप्रेजेंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़, ये सब एबिलिटी लर्न करने की, इमोशनल नॉलेज, क्रिएटिव कितना है बंदा, क्रिएटिविटी, एडेप्टेशन टू मीट द डिमांड्स ऑफ द एनवायरनमेंट इफेक्टिवली, ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाती हैं इंटेलिजेंस में। ये ऐसा नहीं है कि किसी एक ने बोला है, बट ये अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने क्या क्या अपनी थ्योरीज लगा के ये सब चीज़ें एक तरह से उनका निचोड़ निकाल दिया गया है इसमें। वहीं पर साइकोलॉजिस्ट रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, ही इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट साइकोलॉजिस्ट, इन्होंने बोला था that intelligence as the mental abilities necessary for adaptation to as well as shaping and selection of any environmental context। तो ये उनकी definition है, it is one of the important definitions about intelligence। अगर हम देखें तो साइकोलॉजिस्ट ने 3 बहुत इंपॉर्टेंट एबिलिटीज़ बताई हैं, डिफाइन करी हैं इंटेलिजेंस की। व्हाट आर दोज 3 एबिलिटीज़? द एबिलिटी टू लर्न, ये हो गई, एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज प्रॉब्लम्स एंड योर द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। एक तो हो गया आपका कितना आप लर्न कर रहे हो, कितनी चीज़ें ग्रैस्प कर रहे हो, वो हो गया। एक हो गया जब कोई प्रॉब्लम आपके सामने होती है आप उसको रिकॉग्नाइज करो कि हाँ ये कोई प्रॉब्लम है, राइट। एंड एक हो गया आपका कि जब वो प्रॉब्लम आपके सामने आती है आप उसे रिकॉग्नाइज कर लेते हो, उसके बाद आप उसको सॉल्व कैसे करते हो। तो ये तीनों एबिलिटीज़ जो हैं ये डिफाइन करती हैं आपकी इंटेलिजेंस को, एंड इसको ऑलमोस्ट ऑल द साइकोलॉजिस्ट हैव एग्रीड इन दीज 3 एबिलिटीज़ विच कैन एक्चुअली डिफाइन व्हाट इंटेलिजेंस इज। नाउ टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस, जो सबसे पहले अगर हम देखें तो इंटेलिजेंस के ऊपर किसी ने वर्क करा था तो वो थे सर फ्रांसिस गैल्टन। इन्होंने 1800s में, लेट 1800s में ही इंटेलिजेंस के ऊपर थ्योरी दे दी थी। he became one of the first people to study intelligence। ये चार्ल्स डार्विन, जिनके बारे में आप सबने सुना होगा, जिन्होंने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दी थी, चार्ल्स डार्विन के ही कज़न थे। अब गैल्टन वॉज इंटरेस्टेड इन द कॉन्सेप्ट ऑफ गिफ्टेड इंडिविजुअल, जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं ना, जिनका IQ लेवल बहुत हाई होता है, तो ही वॉज इंटरेस्टेड इन द कॉन्सेप्ट ऑफ गिफ्टेड इंडिविजुअल। उन्होंने क्या करा, एक लैब क्रिएट करा। उन्होंने उस लैब को क्रिएट इसलिए करा ताकि वो मेजर कर सके रिएक्शंस, टाइम्स एंड अदर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, जिससे कि वो अपनी जो हाइपोथेसिस है जो उन्होंने क्रिएट करी थी इंटेलिजेंस के ऊपर, उसको वहाँ पर टेस्ट कर सकें। उस इंटेलिजेंस दैट इंटेलिजेंस इज अ जनरल, इन्होंने क्या हाइपोथेसिस क्रिएट करा था, दैट इंटेलिजेंस जो है वो जनरल मेंटल एबिलिटी है, जनरल मेंटल एबिलिटी दैट इज अ प्रोड्यूस ऑफ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, जो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन का ही प्रोड्यूस है, से ही आई है। तो वो हिस्ट्री, तो ये इन्होंने गैल्टन ने बताया था, अपना जो हाइपोथेसिस था जिसके लिए उन्होंने ये लैब क्रिएट करी। नाउ गैल्टन ने ये थ्योराइज करा दैट बिकॉज क्विकनेस एंड अदर फिजिकल एट्रीब्यूट्स व इवोल्यूशनरी एडवांटेजेस, ये सब इवोल्यूशनरी एडवांटेजेस थे। सो इन्होंने ये बताया कि ये सब एक गुड इंडिकेशन है जनरल मेंटल एबिलिटी के। तो thus we can say that Galton operationalized the intelligence as reaction time, मतलब
किस सिचुएशन में क्या रिएक्शन हो रहा है, वो उन्होंने इंटेलिजेंस को इस तरह से ऑपरेशनलाइज करा। यहाँ पर ऑपरेशनलाइजेशन का मतलब है इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है इन रिसर्च जहाँ ये इन्वॉल्व किया जाता है, जो डिफाइन करता है अनमेजरेबल फिनोमिनन को, जैसे इंटेलिजेंस, उसको मेजरेबल टर्म्स में। जो चीज़ आप मेजर नहीं कर सकते हो लेकिन उसको मेजरेबल टर्म्स में किस तरह से वो ऑर्गेनाइज करें, किस तरह से डिफाइन करें, ये ऑपरेशनलाइजेशन होता है, जिससे कि हम उसकी स्टडी को, उसके कॉन्सेप्ट को एम्पेरिकली स्टडी कर सकें। सो दिस वॉज अ ब्रीफ हिस्ट्री अबाउट हाउ एंड फ्रॉम वेयर इंटेलिजेंस थ्योरीज अकर्ड। Now we will study all the theories one by one. थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, जैसे कि हम देख सकते हैं कि अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग थ्योरीज दी हैं। किसी ने जनरल एबिलिटी के ऊपर दी है, किसी ने बोला है कि नहीं स्पेसिफिक स्किल्स और टैलेंट्स होते हैं, किसी ने बोला है कि जेनेटिक होती है, इनहेरिटेड होता है, किसी ने बोला है कि लार्जली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं सराउंडिंग से, एनवायरनमेंट जो उनको प्रोवाइड होता है। एज अ रिजल्ट इन सब के ऊपर को अगर मिला दिया जाए तो साइकोलॉजिस्ट ने ये डेवलप करा है कि सेवरल कॉन्ट्रास्टिंग थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस एज वेल एज इंडिविजुअल टेस्ट्स दैट अटेम्प्ट टू मेजर दिस वेरी कॉन्सेप्ट। तो इन सब ने मिलकर अलग अलग सब ने थ्योरीज बनाई हैं, अलग अलग टेस्ट्स बनाए हैं, जिससे कि उनके इंटेलिजेंस को नापा जा सकता है, मापा जा सकता है। और वो क्या क्या थ्योरीज हैं वो हम आज की वीडियो में डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट स्पीयरमैन्स जनरल इंटेलिजेंस, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी, सबसे वन ऑफ द फर्स्ट थ्योरीज जो आई थी अबाउट इंटेलिजेंस। स्पीयरमैन ने जनरल इंटेलिजेंस, जिसको जी फैक्टर भी बोला जाता है, यू कैन सी हियर, मैंने यहाँ पर स्मॉल में जी लिखा है, इसको हम जी फैक्टर थ्योरी भी बोलते हैं। यहाँ पर इट रेफर्स टू जनरल मेंटल एबिलिटी, इसका मतलब होता है जनरल मेंटल एबिलिटी। तो अकॉर्डिंग टू स्पीयरमैन इट अंडरलाइज मल्टीपल स्पेसिफिक स्किल्स। इसमें जनरल मेंटल एबिलिटी के अंदर सिर्फ एक स्किल नहीं होता है, बल्कि अलग अलग टाइप के अलग अलग स्किल्स होते हैं, जिसमें इंक्लूड होता है वर्बल, स्पेशियल, न्यूमेरिकल एंड मैकेनिकल। ये 4 टाइप के स्किल्स हैं जो एक जनरल मेंटल एबिलिटी में पाए जाते हैं। यहाँ पर चार्ल्स स्पीयरमैन ने कहा था, ये थे एक इंग्लिश साइकोलॉजिस्ट, मीन्स ये ब्रिटेन को बिलोंग करते थे। ही इस्टेब्लिश 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो अगर कभी आपके एग्जाम में आया, ऐसे MCQs आ जाते हैं, ये वाली इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी, तो फिर ये जो जनरल इंटेलिजेंस थ्योरी या जिसको आप 2 फैक्टर थ्योरी भी बोलेंगे, ये चार्ल्स स्पीयरमैन ने दी है इन द ईयर 1904। ये यहाँ पर ही वॉन्टेड टू अराइव एट दिस थ्योरी, स्पीयरमैन यूज्ड अ टेक्निक नोन एज फैक्टर एनालिसिस। इन्होंने फैक्टर एनालिसिस नाम से एक टेक्निक था, उसका यूज़ करा इस थ्योरी को डेवलप करने में। फैक्टर एनालिसिस जो होता है एक प्रोसीजर होता है जिसमें कि कोरिलेशन देखा जाता है अलग अलग वेरिएबल्स का, कि वो किस तरह से रिलेटेड होते हैं, और उनको इवैल्यूएट करके तो उसके अंडरलाइन जो फैक्टर होता है, उसके अंदर का जो फैक्टर होता है जो उस कोरिलेशन को जो एक्सप्लेन करे, वो फैक्टर एनालिसिस होता है। In the case of intelligence, Spearman noticed that those who did well in one area of intelligence tests, for example mathematics, also did well in other areas such as distinguishing pitch. Means स्पीयरमैन ने एक ये चीज़ नोटिस करी, इन्होंने जब ये थ्योरी डेवलप करी, जो टेस्ट करे, इन्होंने ये नोटिस करा कि जो कोई एक एरिया में इंटेलिजेंट होता है वो ऑलमोस्ट हर एक एरिया में इंटेलिजेंट होता है। ऑलमोस्ट बहुत उसका ये नहीं कि वो एक ही एरिया में इंटेलिजेंट होगा, वो अलग अलग एरियाज में भी, वो मल्टीपल एरियाज में इंटेलिजेंट हो सकता है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बिटवीन परफॉर्मिंग वेल इन मैथ एंड म्यूजिक। मतलब कि एक अगर उसका एक में अच्छा है, उसका पकड़ अच्छी है किसी एक एरिया में, तो उसके दूसरे एरिया में भी वो एक तरह से इंटर रिलेटेड, एक कोरिलेशन होगा ही होगा। स्पीयरमैन ने तब ये एट्रीब्यूट किया इन दिस रिलेशनशिप टू अ सेंट्रल फैक्टर दैट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस। तो उन्होंने इस चीज़ को जनरल इंटेलिजेंस के नाम से डिनोट करा। स्पीयरमैन ने कंक्लूड करा कि यहाँ पर एक सिंगल जी फैक्टर होता है विच रिप्रेजेंट्स एन इंडिविजुअल्स जनरल इंटेलिजेंस अक्रॉस मल्टीपल एबिलिटीज। देयर इज वन जी फैक्टर, किसी एक इंडिविजुअल के अंदर एक जनरल इंटेलिजेंस होता है, वो हर एक मेंटल एबिलिटीज के अक्रॉस जाता है, उसको बोला जाता है सेकेंड फैक्टर, जिसे एस से डिनोट करेंगे। अभी मैं आगे आपको वो स्लाइड में दिखाऊंगी। इट रेफर्स टू एन इंडिविजुअल स्पेसिफिक एबिलिटी इन वन पर्टिकुलर एरिया। नाउ यू कैन सी इट हेयर वेरी वेल। सी जनरल हो गया आपका, जो मिडिल में मैंने आपको ये जी नाम से दिखाया है, दिस इज योर जनरल मेंटल एबिलिटी। अब ये वाला जो फैक्टर है आपका, ये आपका मैकेनिकल, ये एस से जो है ये स्पेसिफिक आपके
फैक्टर्स हैं, जैसे मैकेनिकल हो गया, वर्बल हो गया, आपका न्यूमेरिकल हो गया, spatial. Now these all are related to all one general factor theory only. Together these two main factors compose Spearman's two factor theory. I hope you have understood now. इस Spearman की two factor theory में एक हो गया G factor, एक हो गया S factor. G is your general and S is your specific. Now we will come to the next theory, that is Thurston's primary mental abilities. थर्स्टन ने 1938 में चैलेंज किया था किसकी फैक्टर, जी फैक्टर थ्योरी को, स्पीयरमैन की। तो आप इससे ये टाइमलाइन याद रख सकते हैं कि पहले स्पीयरमैन की थ्योरी आई, उसके बाद थर्स्टन ने उसको चैलेंज करा, दैट मीन्स ही कम्स आफ्टर स्पीयरमैन। आफ्टर एनालाइजिंग डेटा फ्रॉम 56 डिफरेंट टेस्ट ऑफ मेंटल एबिलिटीज, 56 डिफरेंट टेस्ट करे थे उन्होंने मेंटल एबिलिटीज के ऊपर, उन्होंने ये पाया दैट अ नंबर ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज दैट कॉम्प्रोमाइज इंटेलिजेंस एज अपोज टू वन जनरल थ्योरी। ये नहीं है कि एक ही जनरल फैक्टर के ऊपर आप मल्टीपल मेंटल एबिलिटीज़ को कर सकते हो, बट उसके और भी अलग फैक्टर्स हो सकते हैं। उन्होंने 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ बताई हैं। थर्स्टन मॉडल हैज 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़। वो क्या क्या है? वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल फ्लुएंसी, नंबर फैसिलिटी, स्पेटियल विजुअलाइजेशन, परसेप्चुअल स्पीड, मेमोरी एंड इंडक्टिव रीजनिंग। ये सब है इसके 7 Thurston के 7 primary mental abilities. You can see it. Let us see what they are. Word fluency हो जाती है ability to use words quickly and fluency in performing such tasks. जैसे होता है ना, कई बार हम गेम खेलते हैं, एक वर्ड बोलते हैं तो उससे राइमिंग वर्ड आपको बोलना है, क्विकली बोलना है, तो ये आपकी वर्ड फ्लुएंसी का एक तरह से ये आपकी एबिलिटी है, दैट यू आर सो क्विक इन रिमेंबरिंग द वर्ड्स, क्रॉसवर्ड पजल्स सॉल्व कर देना जल्दी से, ये सब हो गया। वर्बल कॉम्प्रिहेंशन होता है जब कोई चीज़ें आपको बोली जाती हैं, कोई वर्ड्स बोला जाता है, कोई कॉन्सेप्ट होता है, कोई आइडिया होता है, तो उसको आप जल्दी ग्रास्प कर लेते हो। उस आपकी एबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है, इट इज़ दिस। न्यूमेरिकल एबिलिटी हो जाता है एबिलिटी टू यूज़ नंबर्स टू क्विकली, मतलब आप किस तरह से नंबर्स को कितने क्विकली यूज़ कर रहे हो टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। देन इज द स्पेटियल विजुअलाइजेशन, इट मीन्स कि जैसे पैटर्न्स वाले गेम्स हो जाते हैं जहाँ पर अलग अलग पैटर्न बनाया रहता है और कोई एक कुछ उनको अलग अलग कर देते हैं, राइट तो वो किस तरह से आप उसको पैटर्न्स को फिर से फॉर्म करेंगे और एक शेप बनाएंगे, इट फॉर्म्स इन स्पेस। तो मैनिपुलेट पैटर्न्स एंड इट फॉर्म्स इन स्पेस। परसेप्चुअल स्पीड हो जाती है आपकी एबिलिटी टू ग्रास्प परसेप्चुअल डिटेल्स क्विकली एंड एक्यूरेटली एंड टू डिटरमाइन सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन स्टिमुलाई। देन इज द मेमोरी एबिलिटी, जिसमें कि आप कितनी जल्दी वर्ड्स को रिकॉल करते हो, मैथमेटिकल फॉर्मूलाज या कोई डेफिनेशंस होती हैं, कुछ भी होता है, कितनी जल्दी आपके दिमाग में वो चीज़ें वापस आती हैं। आपने अगर कभी कोई चीज़ पढ़ी हो, लर्न करी हो, तो वो मेमोरी एबिलिटी में आ जाती है, हाउ क्विक यू आर इन रिकॉलिंग ऑल दिस इन्फॉर्मेशन। Then is the inductive reasoning, that is ability to derive general rules and principles from presented information. जहाँ पर कि आपके सामने अगर कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई प्रिंसिपल्स फ्रॉम प्रेजेंटेड इन्फॉर्मेशन रखे हुए हैं, तो आप उनसे किस तरह से जनरल चीज़ों को इंडक्ट मीन्स यू कैन सी कि स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाना, तो ये आपका इंडक्टिव रीजनिंग हो गया। फिर आता है आपका गार्डनर्स मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। नाउ दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंस थ्योरीज, और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं। वैसे सब इंपॉर्टेंट है, नथिंग इज देयर विच इज लीस्ट इंपॉर्टेंट, ऑल आर इंपॉर्टेंट। फॉलोइंग द वर्क ऑफ थर्स्टन, अब देखिए ये आए किसके बाद, थर्स्टन के बाद। तो पहले स्पीयरमैन आए, देन आपके थर्स्टन आए, देन केम योर गार्डनर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे हॉवर्ड गार्डनर। ही बिल्ड ऑफ द आइडिया दैट देयर आर मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस, अलग अलग फॉर्म्स इंटेलिजेंस के। इट्स नॉट ओनली वन जनरल फैक्टर, इट्स नॉट कि कोई प्राइमरी फैक्टर्स होंगे, बट इन्होंने ये बताया कि अलग अलग फॉर्म्स हैं इंटेलिजेंस के। इन्होंने ही प्रपोज दैट देयर इज नो सिंगल इंटेलिजेंस, कोई एक सिंगल इंटेलिजेंस नहीं होता है, बट रादर डिस्टिंक्ट इंडिपेंडेंट मल्टीपल इंटेलिजेंसेस एग्जिस्ट। हर एक रिप्रेजेंट करता है अपना यूनिक स्किल एंड टैलेंट्स विच आर रेलिवेंट टू अ सर्टेन कैटेगरी। हम सी इफ वी से दैट ओनली पर्सन्स हु हैव एकेडमिक नॉलेज दे आर इंटेलिजेंट, नो, बिकॉज वी कैन सी कि जब रियल लाइफ सिचुएशन आती है तो हम एक कोई इंडिविजुअल किस तरह से किसी चीज़ को हैंडल करता है, दैट एक्चुअली ब्रिंग्स द इंटेलिजेंस लेवल। कहते हैं, कहा जाता है ना कि कई बार लड़ाई जो होती है वो सिर्फ तलवार से नहीं जीती जाती है, बट दिमाग से भी जीती जाती है। सो हाउ यू आर एक्चुअली फ्रेमिंग द थिंग्स, हाउ यू आर फ्रेमिंग द सिचुएशन, हाउ यू आर हैंडलिंग दैट सिचुएशन, वो सब आपके मल्टीपल इंटेलिजेंस में आ जाएगा।
गार्डनर ने 1983-1987 में इनिशियली प्रपोज किए 7 मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। कौन कौन से है वो मल्टीपल इंटेलिजेंस? लिंग्विस्टिक, लॉजिकल, मैथमेटिकल, स्पेटियल, म्यूजिकल, बॉडीली काइनेस्थेटिक, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, एंड ही हैज सिंस एडेड नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस। इन्होंने इसके बाद नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस भी ऐड करा। देखा जाए इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू थर्स्टॉन्स बट क्वाइट अपार्ट फ्रॉम दैट। ये है, ये आप अलग से स्लाइड देख सकते हैं। इसमें मैंने ये सारे इनके इंक्लूड करे हैं। देखिए, स्पेटियल में हो जाता है आपका विजुअलाइजिंग द वर्ल्ड इन 3D, स्पेस को किस तरह से आप विजुअलाइज कर रहे हो। देन लिंग्विस्टिक में आ जाएगा फाइंडिंग द राइट वर्ड्स टू एक्सप्रेस व्हाट यू मीन, क्या आप एक्सप्रेस करना चाहते हो तो उसके लिए प्रॉपर वर्ड्स यूज़ करना। इंट्रापर्सनल, अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ, व्हाट यू फील एंड व्हाट यू वांट, क्या आप फील कर रहे हो, क्या आपको चाहिए, ये हो गया। बॉडीली काइनेस्थेटिक मीन्स कोऑर्डिनेटिंग योर माइंड विद योर बॉडी, लड़ना, कराटे, कुश्ती, बॉक्सिंग, ये सब आपके बॉडीली काइनेस्थेटिक में आ जाते हैं। म्यूजिकल इज डिसर्निंग साउंड्स, देयर पिच, टोन, रिदम एंड टिम्बर, किस तरह से आप म्यूजिक को समझ रहे हो, कैसे जो कॉम्पोजर्स होते हैं किस तरह से मैनिपुलेट करते हैं, किस तरह से ट्यून इन करते हैं। देन इज योर लॉजिकल मैथमेटिकल, दैट इज क्वांटिफाइंग थिंग्स, मेकिंग हाइपोथेसिस एंड प्रूविंग देम, कैसे आप लोगों चीज़ों को इकट्ठा करते हो, इन्फॉर्मेशन को, फिर उसको हाइपोथेसिस बनाते हो, कैसे अपनी उस चीज़ को प्रूव करते हो, दैट इज़ योर लॉजिकल मैथमेटिकल। इंटरपर्सनल, सेंसिंग पीपल्स फीलिंग्स एंड मोटिव्स, आप किस तरह से एम्पैथी, सिंपैथी रखते हो लोगों की तरफ, दैट इज़ योर इंटरपर्सनल। लास्ट इन्होंने ऐड करा था आपका नेचुरलिस्ट, दैट इज अंडरस्टैंडिंग लिविंग थिंग्स एंड रीडिंग नेचर। ना दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लिविंग थिंग्स को कैसे समझते हो, पेड़ को, पौधों को, जानवरों को, तो ये सब आपके नेचुरलिस्ट आपका फैक्टर हो जाता है। तो ये 8 ओरिजिनली इन्होंने 7 दिए थे बट लास्ट में इन्होंने नेचुरलिस्ट को ऐड करा था। तो यहाँ एक क्वेश्चन आपका और बन गया, विच वॉज द लास्ट वन एडेड इन द गार्डनर्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, तो वो आपका नेचुरलिस्ट है। Now, Gardner holds that most activities such as dancing will involve a combination of these multiple intelligences, such as spatial and bodily kinesthetic intelligence. तो यहाँ पर डांसिंग एक तरह का एक्टिविटी यहाँ पर ये आ जाता है जहाँ पर मल्टीपल इंटेलिजेंस को एक साथ कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं। He also suggests that these multiple intelligence can help us understand concepts beyond intelligence such as creativity and leadership also. Leadership भी आपकी एक तरह की क्वालिटी हो गई, इंटेलिजेंस क्वालिटी। क्रिएटिविटी अगर आपके अंदर वो भी इंटेलिजेंस क्वालिटी होगी, दैट मीन्स ओनली ये नहीं है कि यू आर एबल टू सॉल्व द मैथ्स प्रॉब्लम्स इज द ओनली वे दैट यू आर इंटेलिजेंट, नो इट इज़ नॉट सो। अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं, अलग अलग टाइप के टेस्ट बने हुए हैं टू सी योर इंटेलिजेंस लेवल्स। तो एक बंदा सिर्फ सिंगल फैक्टर नहीं होता बट मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं उनके इंटेलिजेंस में। Now comes a triarchic theory of intelligence. Exactly जब गार्डनर ने ये थ्योरी दी उसके 2 साल बाद 1985 में रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने प्रपोज की 3 कैटेगरी थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। इन्होंने यहाँ पर इंटीग्रेट किए कुछ कंपोनेंट्स दैट वर लैकिंग इन गार्डनर्स थ्योरी, जो गार्डनर की थ्योरी में कमी, उनको कुछ कमी लगी, जो उन्होंने यहाँ पर 3 और कैटेगरीज ऐड करी। This theory is based on the definition of intelligence as the ability to achieve success based on your personal standards and your socio-cultural context. तो आप किस तरह से पर्सनल स्टैंडर्ड्स आपके क्या हैं सोसाइटी में, सोशल कल्चरल आपका कैसा कॉन्टेक्स्ट है, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने वो इंटेलिजेंस थ्योरीज बनाई। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रायर्किक थ्योरी उनके 3 एस्पेक्ट्स क्या थे, एनालिटिकल, क्रिएटिव एंड प्रैक्टिकल। इन तीनों को हम देख लेते हैं। एनालिटिकल इंटेलिजेंस हो जाएगा यहाँ पर, जो कि जिसको हम कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। ये रेफर करता है इंटेलिजेंस जो अप्लाई किया जाता है, जब कोई प्रॉब्लम होती है तो आप किस तरह से अपना इंटेलिजेंस अप्लाई कर रहे हो और सोल्यूशंस में आ रहे हो। दैट इज़ वाई इट इज़ ट्रेडिशनल IQ टेस्ट मेजर। तो जब ट्रेडिशनली IQ टेस्ट इसी एनालिटिकल इंटेलिजेंस के थ्रू ही मेजर किया जाता था। सेकेंड इज़ योर क्रिएटिव इंटेलिजेंस। ये एबिलिटी होती है जब लोग उसकी किसी की क्रिएटिविटी देखना, उनका इंटरेस्ट कैसा है, क्या क्रिएट कर सकते हैं। ये वाला जो इंटेलिजेंस होता है ये इन्वॉल्व करता है आपकी इमेजिनेशन, इनोवेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडियाज़ को। उसके बाद आता है आपका प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। ये एबिलिटी दैट इंडिविजुअल्स यूज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स फेस्ड इन डेली लाइफ। जो हमारे डेली लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं तो हम उसको किस तरह से सॉल्व करें, वो यहाँ पर हो जाता है। व्हेन अ पर्सन फाइंड्स द बेस्ट फिट बिटवीन देमसेल्व्स and the demands of the environment. Now, adapting to the demands environment involves either utilizing knowledge gained from experience to purposefully change oneself to suit the environment. Adaptation
changing the environment to suit oneself, shaping और finding a new environment in which to work, selection। यहाँ पर क्या होता है, कोई प्रॉब्लम उसके सामने किसी एनवायरनमेंट, तो वो डेली उसमें किस तरह से या तो खुद अडेप्ट कर ले उस एनवायरनमेंट पे, या वो जो सिचुएशन है उसको अपने अकॉर्डिंग उसको शेप कर दे, या फिर वो उस एनवायरनमेंट को छोड़ के कोई और एनवायरनमेंट सेलेक्ट कर ले। तो यहाँ पर वो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस एबिलिटी देखी जाती है। इसके अलावा कुछ और टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस भी हैं जो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। एक हो गया आपका इमोशनल इंटेलिजेंस। ये इमोशनल इंटेलिजेंस होता है एबिलिटी टू मॉनिटर वंस ओन एंड अदर पीपल्स इमोशंस, टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन डिफरेंट इमोशंस एंड लेबल देम अप्रोप्रिएटली एंड टू यूज इमोशनल इंफॉर्मेशन टू गाइड थिंकिंग एंड बिहेवियर। ये डेफिनेशन आपको दी है सेलोवे एंड मेयर ने इन द ईयर 1990। इमोशनल इंटेलिजेंस यहाँ ये रेफर करता है एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द मीनिंग्स ऑफ इमोशंस। आप कैसे किस इमोशन में कैसे आप क्या रिकॉग्नाइज कर रहे हो कि किस सिचुएशन में क्या इमोशंस आपके आने चाहिए और क्या रीज़न है उनके पीछे, और उस किसी प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है इस इमोशनल इंटेलिजेंस के बेसिस पे। इन्होंने यहाँ पर 4 कॉम्पोनेंट्स दिए हैं, 4 की कॉम्पोनेंट्स दिए हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के। एक है आपका सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल अवेयरनेस एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये 4 कंपोनेंट्स इन्होंने दिए हैं ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। यहाँ पर देखिए सेल्फ अवेयरनेस हो गया, इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस, किस तरह से आप अपने आप को सेल्फ अवेयर हो अपने बारे में। सेल्फ मैनेजमेंट, इमोशनल सेल्फ कंट्रोल, कैसे कंट्रोल करोगे, अडेप्ट कैसे करोगे किसी इमोशन कोई ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ इमोशन आपका ज़्यादा हावी हो जाता है। अचीव करना ओरिएंटेशन को और पॉजिटिव आउटलुक रखना। सोशल अवेयरनेस यहाँ पर हो जाएगा एम्पैथी, दूसरों की तरफ किस तरह आप कैसा आपका नज़रिया है, क्या सोच रहे हो उनके लिए। ऑर्गेनाइजेशनल अवेयरनेस, रिलेशनशिप मैनेजमेंट में आ जाएगा, आप कैसे इन्फ्लुएंस हो रहे किसी से, कोच या मेंटर कैसे कर रहे हो किसी को। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, किसी से लड़ाई ना हो आपकी, इस तरह से रिलेशनशिप रखना। टीम वर्क में रहना और इंस्पिरेशनल लीडरशिप, कैसे दूसरों को इंस्पायर करना। इन अदर वर्ड्स हम बोल सकते हैं दैट if you are high in emotional intelligence you can accurately perceive emotions in yourself and others। सेकेंड है आपका फ्लूइड वर्सेस क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। ये वाली जो इंटेलिजेंस थ्योरी दी थी ये दी थी आपकी रेमंड कैटल ने इन द ईयर 1963। इन्होंने सबसे पहले ये प्रपोज किया था कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक आपकी थ्योरी है। ये डेवलप की थी इसके बाद जॉन हॉर्न ने। तो याद रखिएगा इनका जो प्रोपाउंडर थे वो थे आपके रेमंड कैटल, और इसको आगे जाके थ्योरी को डेवलप किया था जॉन हॉर्न ने। फ्लूइड इंटेलिजेंस होता है जब हम किसी की एबिलिटी होती है प्रॉब्लम सॉल्व करने की इन नोवेल सिचुएशन विदाउट रेफरिंग टू प्रायर नॉलेज, मतलब जो आपके सामने एकदम से आ गई है, आपको कोई नॉलेज नहीं है उसकी, तो वो फ्लूइड है। किस तरह से आपका लॉजिक और आप अपनी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के बेसिस पे लॉजिक लगा के उस चीज़ को रिजॉल्व करती हो। ये वाली थ्योरी जो होती है ये पहले तो इंक्रीज़ होती है, आपकी एज जब बढ़ रही है वो इंक्रीज़ होती है, बाद में ये लेट 20s में डिक्रीज़ होने लग जाती है। अब ये डिक्रीज़ की होती है, इसका रीज़न मैं आपको बताऊंगी। फिर आती है आपकी क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस वो होती है जहाँ पर कि आप पहले की जो नॉलेज है आप पे एक्वायर्ड नॉलेज है उसको आप यूज़ करते हो किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन पे। यहाँ पर ये होता है कि जैसे जैसे आप ग्रो करते हो और ज़्यादा क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस जो होता है वो और इंक्रीज़ करता रहता है। ये हम इस ग्राफ के थ्रू देख सकते हैं। ऑरेंज वाला आपका फ्लूइड है और ब्लू वाला क्रिस्टलाइज्ड है। बर्थ के टाइम पे दोनों बढ़ते हैं, ठीक है, इंक्रीज़ हो रहा है। 20 के आगे आप देख सकते हैं क्रिस्टलाइज जो होता है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन फ्लूइड की जो ग्राफ है वो डाउन जा रहा है। इसमें ये होता है कि डाउन क्यों होता है, बिकॉज इन द ईयर जब अर्ली ईयर्स में हमें हर चीज़ की नॉलेज नहीं होती, हम सीख रहे होते हैं चीज़ों को, तो नई नई सिचुएशन हमारे सामने आती रहती है। बाय द टाइम वी रीच मिड 20 और लेट 20 तो हमारे अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी डेवलप हो चुके होते हैं। तो कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर कि हमें लगता है कि ये तो वही सिचुएशन आ गई है जो हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, तो यहाँ पर हम ना फ्लूइड ना यूज़ करके हमारा प्रायर नॉलेज यूज़ करते हैं, तो वो क्रिस्टलाइज्ड होता रहता है। क्रिस्टलाइजेशन जो होता है वो एक तरह से देखा जाए तो फ्लूइड नॉलेज होती है वो बाद में क्रिस्टलाइन नॉलेज में भी डेवलप हो जाती है। तो वो एक तरह से जो फ्लूइड नॉलेज है वो बाद में क्रिस्टलाइज होती रहती है। फ्लूइड एंड होती है, डिक्रीज होती रहती है, बट क्रिस्टलाइजेशन बढ़ता रहता है। ये है कुछ टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, जिसमें हो गया आपका बायनेट साइमन स्केल, स्टैनफोर्ड बायनेट इंटेलिजेंस स्केल, VISC और VAIS,
द फ्लाइन इफेक्ट और एप्टीट्यूड वर्सेस अचीवमेंट टेस्ट। अब इन सारे टेस्ट के बारे में मैं आपको अभी डिटेल में नहीं बताऊंगी बिकॉज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बट इफ़ यू वांट, आप चाहते हैं कि मैं इनका एक अलग से वीडियो लाऊं, तो प्लीज़ डू कॉमेंट देयर इन, please do write there in the comment section so that I can bring the video one more video on these types of intelligence testings. So I hope you all have understood about these theories, and yes, please do like, comment and share if you have liked the video. Till then everyone, take care and bye bye.